दच अपनी कार को अपनी मेंशन के बाहर रोकता है और अंदर जाकर सेजल और विजय के कमरे में चला जाता है। सेजल बेड पर बैठकर रोए जा रही थी। विजय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े दक्ष पर पड़ती है। वो उसे देख कर कहती है, दक्ष भाई, क्या कशिश का कुछ पता चला? दक्ष अंदर आता है और सेजल को वो पैकेट पकड़ा देता है। ये आज एक औरत आकर ऑफिस में दे गई है, दक्ष बोलता है। सेजल जब उस बॉक्स को देखती है तो उसमें मंगलसूत्र, एक लेटर और कशिश का रिजाइन लेटर होते हैं। सेजल जब वो उसे देख रही थी तभी वो लेटर पढ़ती है। दक्ष जी, मुझे पता है कि आपने जो मेरे साथ किया वो मुझसे दुश्मनी में नहीं किया, बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए किया। मेरी ज़िंदगी में मेरी दीदू की जो अहमियत है वो आपकी ज़िंदगी में विजय जी की भी है। तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी उसी गुस्से की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने पापा को, अपने रावी को, और आज उसी सब की वजह से मेरी राजवी माँ एक जिंदा लाश बन चुकी है। उन सब के साथ जो भी हुआ उसमें आपकी गलती तो नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ उसकी शुरुआत आपके गुस्से में किए हुए उस फैसले की वजह से ही हुआ है। ना उस दिन आप वो सब करते, ना मेरे साथ वो सब होता। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते को आप सही करना चाहते हो वो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं अपना सकती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी दीदू का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मेरी दीदू ने शादी से भागने की डिसीजन सही लिया था। गुड बाय, कशिश। लेटर पढ़कर जैसे ही सेजल ने ख़त्म किया, उसकी आंखों में आंसू फिर अपनी जगह बना लिए। दच, सेजल तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। 2 दिन में कशिश यहाँ होगी, हम सब के साथ। ये बोलूँ वहाँ से चला जाता है। विजय, अब तो रोना बंद करो, उसके पेट पर हाथ रखकर। बहुत जल्दी, नहीं नहीं, 2 दिन बाद आपकी मासी चाची आ जाएंगी। ये सुन सेजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दच अपने ऑफिस वापस आकर आज की सीसीटीवी चेक करता है। जब वो औरत वो पैकेट लेकर आई थी, दच अपने आदमियों से उस औरत का पता लगाने को कहता है। लगभग 2 घंटे बाद दच का केबिन, एक आदमी अंदर आता है। दच उसे देखकर कहता है, क्या पता चला? आदमी, सर, वो औरत एक अनाथ आश्रम में चलाती है, जहाँ पर स्कूल भी चलता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिससे वहाँ की लड़कियाँ आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और सर, एक और बात पता चली है। दच, वो बात क्या है? आदमी, सर, कशिश मैडम और वो तूफान मेल भी वहीं है। दच एक आईब्रो उठाकर, तूफान मेल? आदमी, सॉरी सर, लेकिन असल में वही आदमी था जो जिया को उसके घर से लेने गया था, जिसकी जिया ने हालत ख़राब कर दी थी। दच के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे जाने को बोलता है, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो देखता है कि वो मैसेज सासा का था। मैसेज में लिखा था, दच बेबी, पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कब आओगे? और एक किस का इमोजी भी होता है। दच को याद आता है कि सासा के पापा ने उसे बुलाया है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि सर, ये फाइल पर सिग्नेचर नहीं हो पाया है, क्योंकि सर अभी आउट ऑफ इंडिया है। दच, व्हाट? तुम जाओ, ये बोल दच सोचने लगता है कि जब सासा के पापा आउट ऑफ इंडिया हैं तो मुझे घर पर क्यों बुला रहे हैं, और उन्हें तो मेरी शादी के बारे में भी पता है। ये सासा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? दच को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो सासा के घर के लिए निकल जाता है। सासा का घर। सासा एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर अपने रूम में बैठी थी। उसने अपने रूम को एक बहुत ही रोमांटिक माहौल दिया हुआ था। वो अपने आप को आईने में देखकर बोल रही थी, दच, आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बोलते हुए वो 2 दिन पहले की बात सोचने लगती है। 2 दिन पहले सासा जब दच के घर से गुस्से में निकली थी, तब वो अपने पापा को गुस्से में फ़ोन करके सब बता देती है। सासा के पापा, जिन्हें दच ने सब बताया होता है अपनी और कशिश की शादी के बारे में, वो बोलते हैं, सासा बेबी, अब तुम्हारी और दच की शादी नहीं हो सकती है, वो शादीशुदा है। मैंने ये बात तुम्हें 2 साल पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी स्टडी में कुछ भी डिस्टर्ब हो। प्लीज़ बेबी, उसे भूल जाओ। सासा के पैरों से ज़मीन ही जैसे खिसक जाती है। कहाँ वो दच की पत्नी बनने के सपने सजाए बैठी थी और कहाँ ये सब उसे सुनने को मिला है।
वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, ओके पापा, मैं समझ गई, और वो फ़ोन काट देती है। सासा के पापा को लगता है कि सासा समझ गई है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अपनी बेटी के पागलपन को। सासा अपने से बोलती है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हें मेरा होना होगा, बाय हुक या बाय क्रुक। परसेंटे सासा अपने प्लान में लग जाती है। वो दच को अपना बनाने के लिए एक ट्रक को एक कोल्ड ड्रिंक में डाल देती है जो वो दच को देने वाली थी। ये बोल वो अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, तभी घर की डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही सासा डोरबेल की आवाज़ सुनती है वो खुश हो जाती है और भाग कर जाती है दरवाज़ा खोलने। उसने आज सभी सर्वेंट को पहले ही सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे दच सामने दिखता है। वो मन ही मन खुश हो जाती है कि दच की लेकर जो उसने प्लान बनाया है वो कामयाब होने वाला है। दच उसे देखकर बोलता है, अंकल कहाँ है? ये सुन सासा सकपका जाती है और रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, आई एम सॉरी दच, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल वो उससे चिपक जाती है। दच उसे खुद से दूर करके बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब अंकल कहाँ है ये बताओ। सासा, वो पापा नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी थी तो मैंने तुम्हें बुलाया था, प्लीज़ एक बात, मेरी बात सुन लो। दच, तुमने झूठ बोला? सासा, हाँ, क्योंकि तुम बात ही नहीं सुन रहे थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मेरी बात सुन लो। दच, ओके ठीक है, बोलो। सासा खुश होकर दच का हाथ पकड़कर उसे सोफे पे बिठाती है और उसे जूस देती है और पीने को बोलती है। दच बोलता है, तुम्हारा कहाँ है? इस पर सासा भी अपना गिलास लेती है। तभी दच बोलता है, सासा तुम्हारे पापा के पास एक रेड फाइल है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पेपर है लंदन के एक प्रोजेक्ट के, प्लीज़ वो ले आओगी? सासा चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है दक्ष ने अपनी पूरी ग्लास खाली कर दी थी और वो अपना सर पकड़े बैठा था। सासा समझ जाती है कि उसे नशा चढ़ना शुरू हो गया है। सासा भी जाती है और बैठकर अपने जूस पीने लगती है। दक्ष को नशा पूरा चढ़ चुका था। सासा आप बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वो उठकर जाती है और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करती है और दक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। सॉन्ग, गिव मी लव एंड गिव मी मोर, थोड़ा सा मुझे लव ले भी आओ, माई लवर गेव यू डांस एंड आई फीलिंग लव अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सासा बड़ी ही अदाओं से चलकर दच के पास आती है और अपनी ड्रेस के ऊपर से सरकाकर हटा देती है। सासा दच के सामने आकर उसके सोफे के सामने झुककर उसके होठों को किस करने ही वाली होती है कि दच अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लेता है। सासा उसके सामने उसे सिड्यूस करने के अंदाज में अपने पास इशारे से बुलाती है। दच को वैसे ही बैठे देख वो उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब करती है और डांस करने लगती है। सासा दच का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर ले जाने लगती है। दच भी बिना किसी विरोध के उसके साथ जा रहा होता है। सासा अपने कमरे में दच को लेकर आती है। उसके कमरे का माहौल एकदम से रोमांटिक था, लाइट भी डिम थी। इधर कशिश अपने कमरे में बेचैन हो रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतनी बेचैन क्यों हो रही थी। वो अपने पास की टेबल से लेकर पानी पीती है और सोने की कोशिश करने लगती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर उसे नींद आ ही जाती है। तभी उसके कमरे की खिड़की से कोई शख्स अंदर आता है। वो कशिश के बेदाग चेहरे को देखता है। आज कशिश ने नीले रंग का सूट पहन रखा था जिसका दुपट्टा उसके चेहरे को हल्का सा ढक रखा था। जिसके बाद वो शख्स अपने आप में ही बोलता है। तभी कशिश कसमसा कर करवट बदलती है। वो शख्स कशिश को देखते देखते ही उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का समय, कशिश का कमरा। कशिश के कमरे से कशिश की जो चीखने की आवाज़ आती है जो कशिश की ही होती है। कशिश अपने पास दच को सोया पाकर जोर से चिल्लाती है। तभी दच की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर देता है और प्यार से बोलता है, क्या कर रही हो जानू? तुम अपने पति को पिटवाना चाहती हो जो इतना जोर से चिल्ला रही हो? कशिश उसके हाथ को अपने मुंह से हटाकर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जानू जानू क्या लगा रखा है? मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको अपना पति नहीं मानती, तो ये सब क्या लगा रखा है आपने? तो दच पपी फेस बनाकर बोलता है, एक तो कल तुम्हारे पति की इज्जत लूटते लूटते बची और तुम यहाँ चैन से सो रही हो। मुझे डर लग रहा था तो मैं तुम्हारे पास आ गया अपना सुकून खोजने, जानू, अपनी जानू के पास। कशिश उसके बार बार जानू कहने से खींच जाती है। तो दच बोलता है, जानू तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? कशिश बोलती है, पहले ये जानू जानू बोलना बंद कीजिए और एक बात याद कर लीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा रही,
उसके इतना बोलते ही दच अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है और पूछता है सब रेडी है। तो उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर दच बोलता है ओके और कशिश को अपनी गोद में उठा लेता है। कशिश उसे छूटने की कोशिश करती है लेकिन दच से छूट नहीं पाती है। वो उसे उठाए हुए वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है, अपनी कार में बिठा देता है। बैठने के बाद वो ड्राइवर से चलने को बोलता है। कशिश बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। कशिश दच से खोलने को बोलती है लेकिन दच कार का पार्टीशन ऑन कर देता है जिससे ड्राइवर सीट और बैक सीट बीच मेंटल का पर्दा लग जाता है। दच कशिश को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। कशिश छूटने की कोशिश करती है लेकिन दच उसे और कसकर पकड़ लेता है। कशिश बोलती है क्या कर रहे हैं आप? तो दच बोलता है अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ। अब इसके लिए सरकार से किसी तरह की परमिशन तो नहीं लगती है ना जानू? कशिश बोलती है मैं आपको अपना पति नहीं मानती हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी, जानू, जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, अपना सब कुछ मानता हूँ। अरे मानना क्या, तुम हो। दक्ष फिर बोलता है मैं अब अपने जानू को अपने साथ ही रखूँगा और खूब प्यार करूँगा। कशिश बोलती है आप पागल हो गए, छोड़िए मुझे। दक्ष बोलता है अब आप शांति से बैठेंगी? कशिश बोलती है पहले छोड़िए मुझे और मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। तभी दक्ष कशिश के होठों पर अपने होठ रखकर उसे चुप करवा देता है। उसका एक हाथ कशिश के सिर के पीछे और एक हाथ उसकी कमर पर होता है। कशिश दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छूट पाती है। वो उसके कंधों पर जोर जोर मारने लगती है लेकिन दक्ष का कोई असर नहीं होता है। वो उसी तरह से उसे किस करता रहता है। कशिश को जब सांस आना बंद हो जाती है तो उसे छोड़ देता है। कशिश को अब बहुत शर्म आ रही थी। भले ही वो गुस्सा थी लेकिन उसे एक आज अलग ही एहसास हो रहा था। वो शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तभी दक्ष उसके कानों में धीरे लेकिन सिडिक्टिव आवाज़ में बोलता है आई लव यू सो मच जानू। ये शब्द जैसे कशिश के कानों से दिल में उतर जाते हैं। उसकी पकड़ दक्ष के कंधों पर कस जाती है। उसके गाल शर्म से जल उठते हैं। दक्ष बोलता है जल्द ही तुम भी मुझे ये 3 मैजिकल वर्ड बोलोगी और मैं तब तक वेट करूँगा। फिर वो उसके कानों में बार बार किस करके बोलता रहता है आई लव यू सो मच जानू, आई लव यू सो मच जानू, आई लव यू सो मच जानू। कशिश तो इन शब्दों में ही खो गई थी। उसका ध्यान तब टूटा जब ड्राइवर ने कहा कि घर आ गया था। कशिश कार से उतर के अंदर भाग जाती है और कमरे में जाकर डोर लॉक कर देती है। सेजल और विजय जो कि जिया से बात करने में बिजी थे, जब वो ये सब देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र दक्ष पर जाती है। एक मनमोहक स्माइल लिए एक एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा था। सेजल दक्ष से कुछ पूछ पाती तब तक जिया दक्ष के पास आकर उसके पैरों से लिपट जाती है और बोलती है स्मार्टी मुझे पता था आप हमें लेने ज़रूर आएंगे। दक्ष भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है अब आप और आपके दीदू दोनों यहीं रहेंगे हमेशा हमेशा। ये बोल वो जिया के गालों पर एक लाइट किस कर देता है। कुछ देर बाद करके जब दक्ष अपने रूम की ओर जाता है तो देखता है कि उसका रूम लॉक है। तो वो कशिश के रूम की ओर चला जाता है। वो कशिश के रूम के बाहर जाकर कशिश का दरवाज़ा खोलने को बोलता है तो कशिश दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। तो दक्ष अपने पॉकेट से मास्टर की से दरवाज़ा अनलॉक करता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। दक्ष देखता है कि उसे कशिश कहीं नहीं दिख रही है। वो सब जगह चेक करता है। आखिर में जब वो सब जगह देख लेता है तो उसके सेजल की एक बात याद आती है। कशिश जब किसी से छुपती है तो वो तो या तो बेड के नीचे या पर्दे के पीछे छुप जाती है। बेड के नीचे छिपना तो पॉसिबल नहीं था तो उसकी नज़र जब पर्दे के पास जाती है तो वहाँ एक एविल डेविल स्माइल के साथ उस साइड चला जाता है। दक्ष देखता है कशिश पर्दे के पीछे छुपी है। वो धीरे धीरे जाकर उसके कानों में की आवाज़ करता है। कशिश जो कि अपनी आंख बंद की छुपी थी वो इसी आवाज़ से डर जाती है और हड़बड़ा कर पर्दे के साथ ही दक्ष के ऊपर गिर जाती है जिसमें दोनों ही संभाल नहीं पाते हैं और पर्दे के साथ ही दोनों बेड पर गिर जाते हैं। दक्ष के ऊपर कशिश और उनके ऊपर पर्दा होता है। दक्ष और कशिश की नज़र एक दूसरे से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। उनके गिरने की आवाज़ से जिया और सेजल जो उनके कमरे के पास से गुजर रही थी वो दोनों अंदर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जिया तो दोनों को देखकर ताली बजाने लगती है जिसकी आवाज़ से दोनों ख्यालों से बाहर आ जाते हैं। कशिश उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पा रही थी क्योंकि वो पर्दे से फंसी थी। दक्ष उसको उठाता है और अपने भी उठकर सेजल और जिया को घूर कर देखता है क्योंकि उन दोनों की वजह से इतना अच्छा रोमांटिक टाइम स्पॉयल हो गया था।
सेजल बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है, दोनों जल्दी नीचे आ जाओ। ये बोल वो जिया को लेकर चली जाती है। दक्ष बोलता है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जाता हूँ, और अब तुम इस रूम में नहीं मेरे रूम में रहोगी, वो भी आज से ही। वो जाने लगता है तब कशिश बोलती है मेरे कपड़े यहाँ नहीं है, तो दक्ष उसका हाथ पकड़कर वार्डरोब की ओर ले जाकर दिखाता है तो कशिश हैरान हो जाती है, यहाँ उसके पसंद के सारे कपड़े होते हैं। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं। दक्ष कशिश को उसकी सेक्रेटरी होने के नाते अपने साथ लेकर चला जाता है। कशिश अभी भी दक्ष से नज़रें मिलाने में शर्मा रही थी। दक्ष भी ये सब समझ रहा था। कुछ देर बाद दक्ष कशिश के साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। ये दक्ष की खूबी थी कि वो काम के वक्त सिर्फ काम करता था। कुछ ऐसा कशिश के साथ भी था। तभी दक्ष के असिस्टेंट आके उसको बोलते हैं सर, वो नई प्रोजेक्ट जो कल ही हमें मिला है, उस कंपनी के CEO आए हैं। दक्ष उन्हें बैठाने को बोलता है। वो कशिश को मीटिंग रूम में जाने को बोलकर कुछ देर में आने को बोलता है। कशिश वहाँ से निकल के जब मीटिंग रूम की ओर जाने को होती है तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है और वो पसीने से लथपथ हो जाती है, वहाँ से डर के भाग जाती है। इधर दक्ष जब कशिश को मीटिंग रूम में नहीं देखता है तो वो थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन किसी तरह से वो मीटिंग कंप्लीट करता है और डील साइन करके जल्दी से केबिन में आता है। वो काफ़ी देर तक कशिश का वेट करता है। जब कशिश नहीं आती तो असिस्टेंट से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो मीटिंग रूम की ओर जा रही थी। उसके बाद वो नहीं जानता है। दक्ष टेंशन होने लगती है। वो CCTV जब चेक करता है तो वो देखता है कशिश अचानक से भागकर स्टोर रूम में चली जाती है। वो भी जल्दी से स्टोर रूम की ओर जाता है। वो देखता है कि कशिश एक दीवार से लगकर बैठी थी। वो डर से कांप रही थी। दक्ष जाकर उसके सामने बैठ जाता है तो वो जब दक्ष को देखती है तो उसे लिपट जाती है और वो बोल रही थी दक्ष प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरा है, उसने मुझे बहुत मारा है, उसने ही पापा को भी मारा था और अभी के साथ भी वो मुझे ले जाएगा। ये बोल वो बस रोए जा रही थी। दक्ष उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कासू कासू शांत हो जाओ, कोई नहीं ले जाएगा, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरी ओर देखो, देखो मेरी ओर। कशिश जब अपनी आंखें उठाकर दक्ष को देखती है तो उससे और ज़ोर से लिपट जाती है। आप सच बोल रहे हैं ना, आप मुझे उसे नहीं ले जाने देंगे, मुझे नहीं जाना है। दक्ष उसे शांत करवा के अपनी गोद में लेकर बाहर आता है और असिस्टेंट से सब संभालने को बोलकर कशिश को लेकर जाने लगता है। कशिश किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बाहों में समाई होती है। ऑफिस की सारी लड़कियां ये देखकर शॉक्ड होती हैं और उन्हें कशिश से जलन भी हो रही थी। दक्ष बिना किसी की परवाह किए कशिश को लेकर अपने ऑफिस से निकल जाता है। वो सोचता है आज मुझे जानना ही होगा कि उन 2 सालों में क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। जब तक तुम अतीत से बाहर नहीं आओगी तब तक हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बोल वो उसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी घर की ओर बढ़ा देता है। थोड़ी देर में घर भी आ जाता है। कशिश पूरे रास्ते भर दक्ष से किसी छोटे बच्चे की तरह चिपकी होती है। दक्ष को उसकी यह हालत देखकर गुस्सा और तकलीफ दोनों हो रही थी। कशिश के लिए तकलीफ और जिसकी वजह से कशिश की हालत हुई है उसके लिए गुस्सा। दक्ष कशिश को वैसे ही बाहों में उठाए हुए ही कमरे में ले जाता है। इस समय घर पर कोई नहीं होता है। विजय सेजल को अपने साथ ही ऑफिस ले जाता है ताकि वो उसकी वहाँ भी केयर कर सके। दक्ष कशिश को लेकर रूम में आता है और उसे पानी पिलाता है। कशिश अब कुछ नॉर्मल हो गई थी। दक्ष उसके हाथों को पकड़कर बोलता है कासू क्या अब तुम ठीक हो? कशिश हाँ में अपना सिर हिलाती है। दक्ष उसके हाथों को पकड़कर बोलता है क्या हुआ था कासू, जो तुम इतना डर गई थी? प्लीज़ बताओ ऐसा क्या हुआ था 2 साल पहले? मैं तुम्हें इन 2 सालों में बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिली। प्लीज़ बताओ, मुझे भी जानना है कि मेरी एक गलती से क्या हुआ था। प्लीज़ कासू। कशिश अपनी नम आंखों से अपने मन में सोचती है अगर आपको पता चलेगा तो आपको भी मुझसे घिन आएगी। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, नहीं। दक्ष अभी भी उसी इंतजार में था कि कशिश उसे बताएगी। वो उसे अभी पकड़े बैठा था। कशिश तुरंत अपने होश में आई और उसने दक्ष की बाहों से छुड़ाया और दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने दक्ष से गुस्से भरी आवाज़ में कहा कशिश आप क्यों बार बार मेरे पास आते हैं? मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं आपको अपना पति नहीं मानती, कभी मानूंगी भी नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अकेला छोड़ दीजिए मुझे। दक्ष कासू कशिश कशिश नाम है मेरा। कासू मैं सिर्फ अपनों के लिए हूँ जिसमें आप दूर दूर तक नहीं आते।
तो प्लीज़ जाइए यहाँ से। दक्ष गुस्से से, नहीं जाऊँगा, तुम मेरी बीवी हो और पूरा हक है मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर, एक अधिकार है हम दोनों का एक दूसरे पर। कशिश, नहीं है, कोई एक अधिकार या कोई हक नहीं है आपका मुझ पर। नहीं मानती मैं उस रिश्ते को, और क्यों मानूं? हाँ क्यों? क्या हमारी शादी में मेरी मंजूरी थी? नहीं थी, और ना कभी होगी। अरे मैं तो होश में भी नहीं होती, तो कैसी शादी? और आप जो ये नाटक कर रहे हैं ना, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बंद कर दीजिए ये प्यार और शादी का नाटक, बंद कर दीजिए। दस, तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार नाटक है, ये शादी मेरे लिए नहीं मायने रखती है, तो गलत हो तुम। माना कि जब मैंने ये शादी की तब कोई मायने नहीं था, लेकिन अब है। अब ये शादी मेरे लिए मेरी सबसे अजीज है। तुम अजीज हो, प्यार हो तुम मेरा। जिस समय पता चला कि मैंने क्या कर दिया है, उस दिन से गिल्टी में हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कशिश व्यंग से हंसकर, सच्चाई आखिर निकल ही गई। आपको कोई प्यार नहीं है, सिर्फ गिल्टी है, जिसे आप प्यार का नाम देकर मुझे अपनाकर अपना गिल्टी ख़त्म करना चाहते हैं। तो जाइए मिस्टर दत्त, मैंने आपको माफ़ किया आपके उस फैसले के लिए। अब ये सब बंद कर दीजिए और मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। कशिश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दत्त को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसका दिल कसकर मुट्ठी से भींच लिया हो और वो सांसें भी नहीं ले पा रहा है। कैसे कशिश ने उसके प्यार, उसके इंतजार को ऐसे शब्दों से नवाज दिया जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। वो कुछ कहने वाला था कि उसका फ़ोन रिंग किया। उसने देखा तो वो उसके आदमी का फ़ोन था, जिसे उसने कशिश की उन 2 सालों की बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही कशिश वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर दत्त एक लेक के पास खड़ा था। उसके सामने एक आदमी, दत्त ने उसे बोलने का इशारा किया तो उसने बोलना स्टार्ट किया, सर वो। तभी उसे दत्त की आग उगलती आंखें दिखी तो उसने बोलना शुरू किया, सर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम की दादी का हाथ था। उन्होंने अपनी दोनों पोतियों का सौदा किया था। सेजल मैडम के भागने के बाद और आपके मैडम से शादी की बात किसी को कुछ समझ नहीं आया था। सभी वैसे ही थे, सभी जो हुआ उससे शौक थे। और दूसरी ओर सेजल मैडम की जगह कशिश मैडम को देखकर हैरान थी। उससे ज़्यादा कशिश मैडम की हाल पर डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ऐसा ड्रग दिया गया है कि वो उनकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। उनका शरीर एक लाश की तरह है, एक चलती फिरती लाश जो शायद 2 दिन तक रहने वाला था। सभी टेंशन में थे कि बहुत से आदमी घर में आए और सभी गन पॉइंट पर रखकर कशिश मैडम को ले गए। इस समय नामित और अमन जी नहीं थे, वो पुलिस स्टेशन गए थे। उन्हें लेकर कौन गया ये बात किसी को पता नहीं थी और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है। इतना बोल वो आदमी चुप हो गया। दत्त ने उस आदमी से पूछा, उनकी दादी अभी कहाँ है? आदमी, सर वो कहाँ है किसी को नहीं पता है, वो तो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई थी। दत्त को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे पता करे कि उन 2 सालों में क्या हुआ था। उसे उस बारे में सिर्फ कशिश ही बता सकती है और वो बताने को तैयार ही नहीं है। कुछ देर बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि हॉल से सेजल बैठी जिया को खेलते हुए देख रही थी और विजय आज किचन में था। आखिर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की मूड स्विंग को झेलना था। आज सेजल ने उससे आज बादाम की खीर खाने की फरमाइश की थी। दत्त को आता देखकर सेजल बोलती है, भाई आप आ गए, इतना देर कहाँ लगा दी थी आपने? सेजल के पास आकर बोलता है, कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी काम था उसी के लिए गया था। वैसे सेजल एक हेल्प कर सकती हो मेरी? हाँ भाई बोलिए। दत्त उसे सब बता देता है जो आज ऑफिस में हुआ था, बस घर पर जो हुआ था उसे नहीं बताया। सेजल, क्या तुम कशिश से ये पूछ सकती हो कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे वो इतनी डर गई थी और आखिर क्या हुआ था उन 2 सालों में? सेजल, भाई मैं कोशिश करूँगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम हो पाएगा। दत्त, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? सेजल, कशिश शुरू से ही ऐसी ही थी, वो अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताती थी, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले कुछ किसी को नहीं बताती थी जब तक वो खुद नहीं चाहती। दत्त, तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे वो सब बता सके कि आखिर क्या हुआ था? सेजल, एक तरीका है। दक्ष, क्या? सेजल, कशिश की डायरी, वो अपनी डायरी में
सच्चा बुरा जो भी हुआ वो सब लिखती है, लेकिन वो उसे कहाँ छुपा के रखती है, किस तरह छुपा के रखती है, किसी को नहीं पता है। एक बार हमें मिल भी गई थी, फिर भी हम उसे नहीं खोल पाए थे क्योंकि वो उसमें हमेशा लॉक लगा कर रखती थी, जिसका पासवर्ड किसी को नहीं पता होता और ना ही वो बताती है। अगर आज वो डायरी लिखती है तो उसमें ज़रूर उसने अपने उन 2 सालों की पूरी बातें लिखी होंगी। हमें उस डायरी से कुछ हिंट मिल सकता है। दच ओके, मैं ट्राई करता हूँ। तभी उसे जिया की आवाज़ आती है। जिया, क्या आप दोनों कासू दीदू की डायरी देखना चाहते हो? लेकिन वो किसी को नहीं देखने देती हैं, उसे छुपा के रखती हैं। आपको पता है, जब उसमें लिखती हैं तो बहुत रोती हैं, लेकिन मुझे भी नहीं देखने देती हैं। मैं उनकी डायरी से बहुत हेट करती हूँ क्योंकि वो उन्हें हमेशा रुलाती है। कभी कभी तो रात भर भी नहीं सोती हैं। उस डायरी को अपने सीने से लगा के बहुत रोती थी। जिया की बात सुनकर दच और सेजल को यकीन हो जाता है कि उसने जरूर उस डायरी में सब कुछ लिखा होगा, लेकिन उन्हें ये बात जानकर बहुत दर्द भी महसूस होता है। अब दोनों ने सोच लिया था कि उन्हें अब शायद सच उस डायरी से ही मिल सकता था, लेकिन वो डायरी उन्हें ढूंढनी पड़ेगी। जी हाँ, मुझे कुछ पता है दीदी डायरी कहाँ रखती है। दोनों साथ में कहाँ रखती है? जी हाँ, उन्होंने उसे अपने कबर्ड में अपने कपड़ों के पीछे रखी थी, लेकिन ये तो पुराने वाले घर की बात है। अब यहाँ कहाँ रखी है मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद दच जब कशिश के रूम में जाता है तो देखता है कि कशिश रूम में नहीं है। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है, जहाँ कशिश फर्श पर बैठी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उसने कुछ देर पहले ही नहाया है, क्योंकि उसके बाल अभी भी गीले थे। दच ने कशिश की तरफ देखा तो वो अपने हाथों में फ़ोटो लिए बैठी है। इस फोटो में राजबी, नमन जी, अमर जी, सेजल, कशिश और रावी थी। वो फोटो देखने से ही एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। कशिश खोई हुई उस फोटो को निहारे जा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके पीछे दच आकर खड़ा हो चुका है, जो उसे ही अपनी निगाहों से देख रहा है। दच, सबकी याद आ रही है? कशिश, सिर्फ याद ही कर सकती हूँ। काश मैं कुछ और कर सकती, समय को फिर से वापस वहाँ ले जा पाती तो आज सब कुछ ठीक होता है। काश मैंने दादी का विश्वास नहीं किया होता, काश मैं उन्हें घर लेकर नहीं आई होती तो आज ऐसा नहीं होता। दच, तुम्हारी कोई गलती नहीं कासू, तुम तो बस उनकी चाल में फंस गई, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम सभी को अच्छा ही समझती हो। उसकी बात में कशिश को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। दच ने देखा तो कशिश की आंखों में नमी ठहरी हुई थी, जो उसके गालों पर भी आ चुकी थी। दच नीचे कशिश के पास बैठ जाता है। दच ने अपना हाथ बढ़ाकर कशिश के गालों पर गिरे हुए आंसुओं को पोंछा और अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, खुद को ब्लेम देना बंद करो कासू, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना कल, ना आज और ना कभी होगी, क्योंकि तुम दच का प्यार हो, जो कभी गलत नहीं हो सकता है। अचानक से कशिश ने अपना सर दच के सीने पर रख दिया। दच ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कशिश इस समय सब कुछ भूलकर खुद को दच की बाहों में बहुत ही महफूज महसूस कर रही थी। कशिश अभी भी दच की बाहों में सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुई थी। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य आते हैं। एक लड़की एक कमरे में अपने घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। तभी एक आदमी उस कमरे में आता है। उस लड़की का चेहरा उठाकर देखता है। उस लड़की के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे और आंसुओं की लकीरें बनी थी। आदमी, शिस्त, क्या करती हो जान? अगर मेरी बात मान जाती तो ऐसा नहीं होता। वो लड़की उसका हाथ अपने चेहरे पर से हटाती है और गुस्से से बोलती है, कभी नहीं, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत। तुमने मेरे बाबा को मार दिया। मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। आदमी उस लड़की के बालों को पकड़कर गुस्से से उस लड़की के चेहरे को अपने हाथों से दबाकर दांत पीसकर बोलता है, प्यार की भाषा तुम्हें समझ नहीं आती है ना? तो ठीक है, चलो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये बोल वो उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। वो जोर से चिल्लाती है, नहीं। इसके साथ कशिश उठ भी जाती है और रेलिंग के पास जाकर चिल्लाने लगती है, नहीं, प्लीज़ छोड़ दो उसे, माफ़ कर दो, छोड़ दो। दक्ष उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो खुद को छुड़ा रही थी। अगर दक्ष ने उसे छोड़ दिया तो शायद वो नीचे गिर जाती। कशिश को आज नीचे कुछ और ही दिख रहा था। वो अभी भी अपनी पास्ट की इमेजिनेशन में थी। तभी दक्ष उसे जल्दी से पकड़कर अंदर लाता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से वो रावी जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। अभी तक सेजल, विजय और जिया के
साथ घर की सभी सर्वेंट भी आ गए थे। कशिश की यह हालत देखकर सेजल, विजय और जिया के साथ साथ सभी सर्वेंट की भी आंखें नम हो गई थी। जिया तो जोर जोर से रो रही थी। दक्ष जल्दी से कशिश को बेड पर लेटाता है। सेजल और जिया उसके पास आकर बैठ जाती है। सेजल कशिश के सर को सहला रही थी और जिया रोई जा रही थी। जिया, स्मार्टी दीदी को क्या हो गया है? उन्हें ऐसा क्यों होता है? उन्हें ठीक कर दो ना प्लीज़ स्मार्टी। मैं कोई शरारत नहीं करूँगी प्लीज़। जिया की ऐसी बातें सभी को और भी ज़्यादा तोड़ रही थी। दक्ष अपने कमरे में जाकर एक मेडिकल बॉक्स लेकर आता है और उसमें से एक इंजेक्शन कशिश को लगा देता है। फिर जिया से बोलता है, बेटा आपकी दीदू जल्दी ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। इतना बोलो जिया के सर पर किस करके वहाँ से चला जाता है। सेजल वहीं बैठी थी, उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो आज भी सबका दोषी खुद को मान रही थी। सेजल कशिश के पास बैठकर उसका सर सहला रही थी। जिया उसी के पास ही सो गई थी। आखिर थी तो सिर्फ 5 साल की ही बच्ची। तभी सेजल को कशिश के बड़बड़ आने की आवाज़ आ रही थी, जो कि नींद में कुछ बोल रही थी। नहीं प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। तुम बहुत बुरे हो, तुमने पापा को मार दिया, बहुत बुरे हो तुम। नहीं मत मारो, दर्द हो रहा है, मत मारो, मुझे जाने दो। कशिश का बड़बड़ाना सेजल साफ साफ सुन पा रही थी। वो देखती है कि कशिश अब शांत हो रही है। शायद इंजेक्शन का असर था। सेजल से अब और बर्दाश्त नहीं होता है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन सामने ही वो विजय से टकरा जाती है और गिरने को होती है कि विजय उसे संभाल लेता है। सेजल विजय को देखते ही उसकी बाहों में लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। विजय, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ तो। कशिश ठीक तो है ना? क्या हुआ? सेजल, सब मेरी वजह से हुआ है। सबकी दोषी मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही मेरी बहन ने इतना कुछ सहा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है विजय। दक्ष, जो कि विजय के पीछे ही आ रहा था, वो सेजल की सभी बातें सुन लेता है और सेजल को समझाते हुए कहता है, सेजल तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। इन सब का कारण तुम्हारी दादी है। उन्होंने ही ऐसा किया है। अगर तुम वहाँ से उस समय नहीं भागी होती तो आज तुम्हारी भी वही हालत होती जो कशिश की हालत है। ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। नहीं दक्ष, उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ये सब नहीं किया। उनके मन में शुरू से ही मेरे और कशिश के लिए जहर भरा हुआ था। वो तो सिर्फ हमें अपने से दूर करने का एक मौका ढूंढती थी। उन्होंने तो हमसे नफरत में अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। मुझसे कशिश का ऐसा हाल नहीं देखा जाता है। मैं कशिश को इस तरह से नहीं देख सकती। तुम्हें पता है दज, हम सभी शुरू से ही कशिश को सबसे प्रोटेक्शन रखते थे। वो हम सबकी जान थी। और आज इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी ओर एक बड़े से घर में एक आदमी बैठा शराब पी रहा था। तभी उसके पास एक 27 साल का लड़का आता है और उससे बोलता है, मामा अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने उसे देखा और वो मुंबई में है। आदमी झट से खड़ा होकर कहता है, विकास तुम क्या सच बोल रहे हो? तुमने देखा है उसे? विकास, हाँ मामा, मैंने उसे देखा है, लेकिन उसने भी मुझे देख लिया है। मैं उसे पकड़ लेता, लेकिन पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढा, लेकिन पता नहीं चला। आदमी, कहाँ देखा तुमने उसे? विकास, दक्ष ओबेरॉय के ऑफिस में। मैं आज से ही नई डिज़ाइन की है, उसी के विषय में मैं उनसे मिलने गया था। उसी के ऑफिस में मुझे वो दिखाई दी। आदमी खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हंसता और बोलता है, आ जाओ मेरी जान, फिर से अपनी कैद में रखने, लेकिन इस बात में कोई भी रिहाई का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें अरुण शेखावत की कैद से कोई नहीं बचा सकता है। अच्छे से मसलूंगा, 2 सालों का हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि मुझे छोड़ भागने की सोच कर भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आ रहा हूँ मैं। ऐसा कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। अरुण विकास की तरफ एक की फेंकता है। विकास, ये क्या है मामा? अरुण, ये यहाँ की फार्म हाउस की चाबी है, वहाँ जाओ अपनी रात रंगीन करो। अरुण की बात सुन विकास मक्कारी हंसी हंसते हुए चाबी लेकर चला जाता है। कुछ देर में वो जब फार्म हाउस पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर करीब 10 से 12 लड़कियाँ हैं, जिन्हें कुछ आदमियों ने खड़ा कर रखा है। वो सभी डरी हुई हैं, सभी काँप रही हैं और आंसू उनके आंखों में भरे हुए हैं। तभी एक आदमी जो करीब 40 या 45 साल का होगा, वो पान चबाते हुए आता है और बोलता है, साहब कोनो माल पसंद आया? सभी एकदम फ्रेश हैं, पहली बोली आप ही लगाइए। विकास एक बार उस आदमी को देखकर सभी लड़कियों की ओर देखता है। उसकी नज़र एक 19 साल की लड़की पर पड़ती है। वो उसकी ओर पॉइंट कर देता है।
कुछ देर में सभी लड़कियां चली गई थी और जिस लड़की को विकास ने पसंद किया था वो उसके कमरे में एक और खड़ी थी। वो अभी भी कांप रही थी। तभी विकास उसके सामने एक वाइन की बोतल लेकर आता है और उसके सामने करते हुए कहता है, इसे पियो। वो लड़की डरते हुए मना करती है तो वो सारी बोतल उस लड़की के ऊपर उड़ेल देता है। फिर हंसते हुए बोलता है, अब शराब और शबाब दोनों साथ में। इतना बोल वो उसे बेड पर फेंक देता है और उसके साथ अपनी मनमानी करता रहता है। उस कमरे में उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी रात भर गूंजती है, जो बयां कर रही थी कि उसके साथ होने वाली दरिंदगी का। इधर जब कशिश की आंखें खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भर महसूस होता है। वो देखती है कि जिया उसे कडल कर सोई हुई है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उठकर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन बाथरूम का नज़ारा देख उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि बाथरूम में दच सिर्फ टॉवल में खड़ा था। कुछ देर तो वो उसे देखने में ही खो जाती है, लेकिन खुद को जल्दी ही होश में लाकर वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे कोई खींच लेता है। कशिश जब तक समझ पाती तब तक वो दच की बाहों में थी। दच ने उसे खुद से चिपका कर थामा हुआ था। दच ने उसे तभी देख लिया था जब वो बाथरूम में आई थी। इस समय दच की दोनों हाथ कशिश की कमर पर थे और कशिश की दोनों हाथ दच की नेक्स्ट चेस्ट पर थे। कशिश दच की आंखों में देख रही थी और बोलती है, छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। दच, मेरा तुम्हें जाने देने का कोई मूड नहीं है। जान? कशिश, मैंने कितनी बार कहा है मैं कोई आपकी जानवान नहीं हूँ। दच, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना। वैसे तुम यहाँ, अगर तुम्हारा कुछ रोमांटिक करने का मूड था तो इतना शर्माने की बात नहीं है। मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी। कशिश, दिमाग सही तो है आपका? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो, नहीं तो मैं नहीं आती। अब आ गई हो तो इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा बिना बदला लिए। कशिश हैरानी से, किस बात का बदला? दस, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिए, इसकी पनिशमेंट तो होगी ना जान। कशिश, किस बात की पनिशमेंट? लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मेरे हैं और मैं आपकी। तो इसके आगे वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि वो फ्लो फ्लो में उसने क्या बोल दिया। दच एक नॉटी स्माइल लिए कशिश को देख रहा था। कशिश खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन उसकी इस कोशिश में दोनों ही बाथ टब में गिर जाते हैं, जिससे कशिश की होंठ दच के गले पर टचिंग हो जाते हैं। दोनों को ही एक बिजली के झटके जैसा लगता है। कशिश जल्दी से दच के दूर जाने लगती है, लेकिन अब दच ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में पकड़कर उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। कशिश भी कुछ नहीं बोलती है। वो तो जैसे अपने सेंस में ही नहीं थी। कुछ देर में ही दच ने कशिश के होठों के करीब था। इस एहसास से ही कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन दच अपनी लिमिट जानता था। वो उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसके करीब जाने में उसकी मंजूरी भी चाहता था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक वीक मूवमेंट है, जिसके बाद कशिश शायद हर्ट हो जाए। इसलिए उसने उसके होठों की जगह उसके फॉरहेड पर किस कर दिया। कशिश को दच की टच से कोई भी गलत फीलिंग नहीं आई थी। इससे बल्कि अच्छा लग रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अकेली थी। दच जा चुका था। उसके चेहरे पर एक शर्म की लाली आ जाती है, जिससे वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। ऐसा नहीं था कि दच ने उसे पहले कभी किस नहीं किया था, लेकिन तब उसकी मर्जी नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों वो आज चाहती थी कि दच उसे किस करे। शायद वो भी अब उसके लिए कुछ फील करने लगी थी। दच बाथरूम से जा चुका था, लेकिन कशिश अभी भी दच के एहसासों में खोई हुई सी बैठी थी। वो शर्मा रही थी। तभी वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या कर रही हूँ मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे इस सब का हक नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो ये पाप है, धोखा होगा। और अगर उसे मेरे यहाँ होने की भनक भी लग गई उसे, तो वो सबको मार देगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझे जाने दे। यहाँ दीदू, जीजाजी, जिया और उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। और दीदू तो प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। बाबा और राबी को तो खो चुकी हूँ, अब दीदी को नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। ये बोल वो खुद में एक फैसला लेती है और खुद को मजबूत इरादों में बांध कर बाहर आती है। बाहर आती ही उसकी नज़र जिया पर पड़ती है, जो अब उठ चुकी थी। कशिश जिया को तैयार करके हॉल में लाती है। तभी उसे हॉल में कुछ नए चेहरे दिखते हैं। वो नीचे जाती है तो उसे विजय, सेजल और दच दिखते हैं। सामने एक आदमी, जो शायद एक वकील था, और एक औरत भी बैठी थी। कशिश को देखकर सेजल बोलती है, आओ कासू। जिया, इनसे मिलो। ये है एडवोकेट मिस्टर रावत और ये है मिसेस रावत। मिसेस रावत एक स्कूल प्रिंसिपल है।
दोनों ही कशिश को हेलो बोलते हैं। कशिश भी उन्हें हेलो बोलकर बैठ जाती है। उसे मजबूरी में दक्ष के पास बैठना पड़ता है क्योंकि कोई जगह नहीं बची थी। जिया को विजय ने अपनी गोद में बिठा रखा था। तभी विजय बोलता है, कासू, मैंने एक डिसीजन लिया है, लेकिन अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो। कैसा डिसीजन? मैंने और सैजल ने जिया को गोद लेने का सोचा है, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो। कशिश, जिया के माँ बाप का नाम मिल जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा। लेकिन एक बार जिया से। सैजल, जिया से पहले हम पूछ चुके हैं और वो तैयार भी है। कशिश जिया को देखती है तो बोलती है, जिया, हाँ दीदू, मुझे ना मम्मी पापा ने पहले ही बता दिया था। उसके मुंह से मम्मी सुनकर सैजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वो जिया को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। कशिश भी खुश थी। कुछ ही देखने सारी फॉर्मेलिटी के बाद कानूनी रूप से जिया विजय और सैजल की बेटी हो जाती है। कशिश को अंदर से एक सुकून मिल रहा था क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी चाहिए आज अपने माँ बाप के साथ थी। कशिश खुद से ही मन में कहती है, अच्छा है, जिया भी सेटल हो चुकी, मुझे कुछ भी करके यहाँ से जाना होगा। मेरे यहाँ रहने से सबकी जान को खतरा है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो सभी लोग सेफ रहेंगे और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। फिर वो सभी को एक नज़र देखकर किचन में चली जाती। इधर जिया अपने मम्मी पापा के साथ बात करने में बिजी थी। दक्ष सभी को बिजी देखकर धीरे से किचन में चला जाता है। जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां से आने वाली खुशबू में खो जाता है। कशिश आज आलू पूड़ी और खीर बना रही थी। दक्ष उसके पास बढ़ जाता है और धीरे से उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेता है, लेकिन कशिश का रिएक्शन देख वो शॉक्ड हो जाता है। जब दक्ष ने कशिश को पकड़ा तो वो हड़बड़ा गई। इसी चक्कर में उसके हाथों से बेलन छूट गया जो दक्ष के पैरों पर गिरा। दक्ष के पैर की अंगूठी पर बेलन लगने से एक तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें मीच ली। जब कशिश ने ये देखा तो पहले उसने दक्ष को कंसोल करने की सोची, फिर कुछ याद आते ही बोली, ये क्या हरकत है आपको? एक बार में समझ नहीं आता कि दूर रहे मुझसे। ये बोलो वहाँ से चली जाती है। दक्ष को आज ना जाने क्यों कशिश में कुछ गड़बड़ लगी, जैसे वो कुछ और ही बोल रही हो जो वो नहीं चाहती थी। कशिश वहाँ से सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने को होती है, तभी एक धक्के से दरवाज़ा खुलता है जिससे वो 2 कदम पीछे हो जाती है। दक्ष कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कशिश की ओर बढ़कर उसके कंधों को पकड़कर बोलता है, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ? सब समझता हूँ। बस ये बताओ, क्यों अपने एहसासों को क्यों नहीं कबूल कर रही हो? मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझे चाहती हो? तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, क्यों नहीं मानती? कशिश खुद को दक्ष की पकड़ से छुड़ाकर, नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। न करती हूँ प्यार आपसे। क्यों करूँ कबूल? वो जो है ही नहीं। कितनी बार बोल चुकी हूँ, दूर रहिए मुझसे। दक्ष, नहीं रहूँगा दूर। तुम मेरी बीवी हो, मेरी शादी हुई है, प्यार करता हूँ तुमसे, तो क्यों रहूँ दूर? कशिश दक्ष की प्यार, इमोशन सब समझती थी और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करने लगी थी उससे, लेकिन उसका अतीत उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उसने खुद को मजबूत किया और वो कहना शुरू किया जो वो शायद कभी नहीं बोलना चाहती थी। कशिश, साफ साफ बोलिए ना कि आपको अपने पति होने का हक चाहिए। आपको भी वही चाहिए जो हर मर्द एक लड़की से चाहता है। अगर ऐसा है तो लीजिए। ये बोल उसने अपना दुपट्टा खुद से अलग कर जमीन पर फेंक दिया और बोली, कशिश, आगे बढ़िए, ले लीजिए अपने पति होने का हक, पूरी कर लीजिए अपनी ख्वाहिश। कसम से नहीं रोकूंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, आइए और ले लीजिए जो आपको चाहिए। ये सब बोलती उसकी आंखों से आंसू बहते रहे जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी। दक्ष उसकी बातें सुनकर एकदम ब्लैंक हो चुका था। वो तो समझ ही नहीं रहा था कि कशिश उसे ऐसा क्यों समझती है। आज उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भेज लिया हो। उसने एक नज़र कशिश को देखा, फिर उसके दुपट्टे को उठाकर पहले उसे अपने सर से लगाया, फिर कशिश को उसे ढक कर बोला, तुम्हें अपने दिल से, आत्मा से अपना माना है। मैंने इसमें हवस कभी नहीं की थी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें सिर्फ पाना चाहता हूँ और मर्दों की तरह मुझे बस फिजिकल नीड की ज़रूरत है? अगर ऐसा होता तो आज तक तुम्हें ढूंढता नहीं, क्योंकि लड़कियों की कमी नहीं है दक्ष ओबेरॉय को। मेरे एक इशारे पे लाखों लड़कियां तैयार हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई प्यार तुमसे किया था। तुम पहली और आखिरी हो जो मेरी ज़िंदगी में आई हो। तुम नहीं तो कोई भी नहीं। तुम चाहे लाख बहाने बना लो, जानता हूँ कोई बात ज़रूर है जो तुम रोक रही हो।
उसका पता भी लगा लूँगा। अब मैं नहीं, तुम खुद आओगी मुझसे अपना इजहार करने, ये बोलने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और जिस वजह से तुम मुझसे दूर जा रही हो उसे मैं ज़रूर ख़त्म करके रहूँगा, ये मेरी कसम है। ऐसा बोल उसने कशिश के सर पर हाथ रख दिया और वहाँ से उल्टे कदम लौट गया। उसके जाते ही कशिश ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं दरवाजे से लग कर बैठ गई और रोने लगी। एक झलक। कशिश बेसुध सी चली जा रही थी, तभी एक गाड़ी आती है और उसे उसमें खींच कर ले जाती है। कशिश के पीछे चल रहे बॉडीगार्ड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो गाड़ी बहुत दूर निकल जाती है। इधर गाड़ी में कशिश अपने सामने बैठे इंसान को देखकर शॉक्ड रह जाती है। क्या होने वाला है आगे इस कहानी में जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।